हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। हमारे क्लास 9th के बच्चों से इस समय हम बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्यारे बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूं कि भाई हमारा एक चैप्टर जो है वो शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या है, यूरोप में समाजवाद। और इसी के अंदर हम रूसी क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले बेटा मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, और भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि कब भैया आएंगे और हमें आगे का जो पार्ट है चैप्टर का वो करवाना शुरू करेंगे। तो देरी की कोई बात नहीं है, हम अब क्या करते हैं, सीधे अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को औद्योगिक समाज दिख रहा होगा, है ना। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा हाइलाइटर से एक अलग सा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अलग से देख जाए, बहुत क्लियर। ठीक है, औद्योगिक समाज की हमें यहां पर क्या करनी है, बात करनी है। औद्योगिक समाज, अगर इस शब्द को हम पहले तोड़ें, इस वर्ड को अगर हम तोड़ें, औद्योगिक समाज, है ना, यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एक तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये वाली सेंस यहां पर निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब अगर मैं इस दोनों शब्दों को तोड़ दूं तो भाई हम जानते हैं कि दो शब्द हमारे यहां से बन रहे हैं। एक तो समाज निकल रहा है, यानी कि सोसाइटी, जिसमें हम रहते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के साथ संबंध, रिलेशंस बनाते हैं, है ना। फिर चाहे वो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, है ना, कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी चीज निकल के सामने आती है वो है उद्योग, यानी कि औद्योगिक की बात करी गई है, यहाँ पे उद्योग की बात करी गई है, तभी तो इस शब्द का इस्तेमाल करा गया है, समाज और उद्योग का, है कि नहीं है। तो यहां से क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, इस चीज का आपको आइडिया लग गया होगा। कई बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, कहेंगे कि भैया हम यहाँ उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे क्या। भाई हमें इन दोनों शब्दों को कनेक्ट करके लेके जाना है आगे, ठीक है, इन दोनों शब्दों को जोड़ना है, और इन दोनों शब्दों से जो चीज़ पूरी की पूरी निकल रही है, चलिए देखते हैं एक बार, फिर मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के जरिए उसे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे औद्योगिकरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी औद्योगिकरण का जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, किस पर, हमारी सोसाइटी पर। अब बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम कर रहे हैं, हर दिन के हिसाब से काम के घंटे लंबे थे और मजदूरी कम मिलती थी। बेरोजगारी की समस्या आम बात थी। शहरों में विस्तार के साथ साथ मकान और गंदगी की समस्या भी बढ़ने लगी। तो टेक्निकली हो क्या रहा है, इसको अगर हम कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाएं, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण से हुआ क्या, औद्योगिकरण का गहरा प्रभाव पड़ा किस पर, समाज पर। औद्योगिकरण के गहरे प्रभाव पड़ने से क्या चीज सामने आती है, चीज जो हमारे सामने आ रही है वो है कि लोग कारखानों में काम कर रहे थे। काम करने के साथ साथ उनकी जो मजदूरी है भाई वो कम थी, मजदूरी कम, काम ज्यादा। और मजदूरी कम और काम ज़्यादा होने के साथ साथ एक और समस्या थी, और वो थी बेरोजगारी की। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं कुछ इस तरीके से, कुछ उदाहरण लेंगे, उनके जरिए कोशिश करते हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की। यहां पर बेसिकली बात करी क्या गई है, यहां पर सिंपल सी एक बात बोली गई है कि औद्योगिकरण यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पे उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाएं, कई सारे एफर्ट्स डाले जाएं बेसिकली उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए। ठीक है भाई, आपने करा सारा,
अब औद्योगिकरण आया, और औद्योगिकरण आने से क्या होता है भाई, फैक्ट्री अगर आप कहीं लगवाओगे तो बिना श्रम के यानी कि बिना लेबर के, श्रम यानी कि बेसिकली मजदूरों से होता है, बिना श्रम के कोई भी उद्योग, कोई भी कारखाना काम नहीं कर सकता। ये चीज आप सभी समझते होंगे कि भैया ये बात तो आपने सही कही है, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो उद्योग चलेगा कैसे, कारखाने काम कैसे करेंगे। तो गहरा प्रभाव पड़ा समाज पर। कारण क्या था कि जो लोग हैं वो शामिल हो रहे थे कारखानों में, काम करने लगे थे। अब समाज किससे है भाई, लोगों से ही समाज है। अगर मैं ये कहूँ कि भैया समाज लोगों से नहीं बल्कि पशु पक्षियों से है, कायदे से देखा जाए तो हम जीव जंतुओं की जब बात करते हैं तो हम पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम समाज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम सोसाइटी का इस्तेमाल नहीं करते, हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इकोसिस्टम, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है जहां पर समाज का जिक्र होगा वहां पर लोग तो आएंगे ही आएंगे। अब गहरा प्रभाव कैसे पड़ सकता है, तभी पड़ सकता है जब या तो औद्योगिकरण ने लोगों को तबाह कर दिया हो या आबाद कर दिया हो। मॉडरेट स्थिति तो रहेगी नहीं कि यार ठीक है हल्का फुल्का काम चल रहा था, सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, है ना, ऐसी चीज़ तो नहीं थी वहाँ पर, ठीक ही नहीं थी ऐसी चीज़ यहाँ पर। तो औद्योगिकरण का गहरा प्रभाव पड़ता है किस पर, समाज पर, सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक इम्पैक्ट आ रहा है। विकास हो रहा है उनका, लेकिन देखिए इम्पैक्ट क्या कर रहा है वो, कि समाज में जो लोग हैं वो कारखानों के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि उनको वहाँ पे रोजगार मिल रहा था, उनको भाई एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, काम मिल रहा था। चलिए भाई काम मिल रहा था, बढ़िया बात थी। नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये थे, पहला तो यही है कि मजदूरी कम थी और काम ज़्यादा था। यानी जब औद्योगिकरण आया तो लोगों ने, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस काम में शामिल होने लगे कि इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई, पूर्ति इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर एक व्यक्ति काम करने को मना करता है ना भाई, एक व्यक्ति कहता है कि नहीं हम 10 घंटे काम नहीं करेंगे या हम 8 घंटे काम नहीं करेंगे, 10 घंटे 8 घंटे काम हम नहीं करेंगे, हमें आप 6 आवर्स तक ही रोकिए। कंपनी क्या कहेगी, उद्योग क्या कहेगा, जो मालिक होगा कहेगा अरे जाओ भाई, तुम जाओगे तो कोई और आ जाएगा जो कि 8-10 घंटे में काम करने को राजी रहेगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब ऐसी स्थिति में ये बेचारा तो गया, इसको तो निकाल दिया। जब उन्हें पता है कि ये जाएगा तो 10, 20, 50, 100, 1000 और लाइन में बैठे हुए हैं रोज़गार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, तो क्या होने लग गया, क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा थी और बेरोज़गारी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम चाहिए था, और ऐसी स्थिति में ये लोग कम वेतन पर भी काम करने को राजी हो जाते थे। और ये समस्या केवल पुराने समय की नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि रूसी क्रांति और इन सब के यूरोप की ये समस्या नहीं। अगर मैं भारत की भी बात करता हूँ, आज की तिथि में तो एक न्यूनतम वेतन हो गया है कि यार एक मजदूर को एक दिन के काम करने के 500 रुपये मिलेंगे, उसके जो काम के घंटे हैं वो भी निर्धारित हो चुके हैं। लेकिन पहले की अगर हम देखें तो कई जगह पर ऐसी स्थिति थी कि बेरोज़गारी बहुत थी, लोगों को काम चाहिए था, लोग क्या हो गए थे, अरे यार कोई नहीं हमें दे देना आप जी, आप हमें इतना वेतन तो दे दीजिए, हमारा घर में कुछ तो आएगा, हम कुछ तो खाएंगे, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं 10 घंटे काम कर लिया, 11 घंटे कर लिया, 8 घंटे कर लिया, कर लेंगे भाई, घर पे भी तो खाली बैठे हैं, है ना। तो इस तरीके की जो सोच निकल कर आ रही थी उसने बेसिकली एक बहुत ही अजीब सी स्थिति में डाल दिया इनको। तो जब हम औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम औद्योगिकरण और उससे जुड़े हुए प्रभावों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी भाई, अब तक हम किसके बारे में जान चुके थे, हमने लिबरल यानी कि उदारवादी, लिबरल कह लो या उदारवादी कह लो, है ना। फिर आपका रेडिकल आ गया, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब लिबरल, उदारवादी क्या है, रेडिकल क्या है, सारी चीजें इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब लिबरल और उदारवादी की अगर मैं बात करता हूं, है ना, रेडिकल की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर ज्यादातर लोगों के पास क्या थी, संपत्तियां थी। इनके पास क्या था, अपनी संपत्ति,
अपनी संपत्ति थी इनके पास। अच्छा, संपत्ति में घर, फैक्ट्री, ये सब आते हैं। अच्छा, ये चाहते क्या थे, इनकी मांग क्या थी बेसिकली? देखिए ये है ना, ये इनके पास अपनी संपत्ति थी, लेकिन इनकी मांग क्या थी, क्या चाह क्या रहे थे ये? इनकी मांग थी कि औद्योगिकरण का जो लाभ है वो मजदूरों को भी मिले। चलिए भाई, इन्होंने कहा कि मजदूरों को इसका लाभ मिलना चाहिए, मजदूरों को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। उनका मानना क्या था कि स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होते हैं। कुछ लिबरल और रेडिकल की इच्छा थी कि यूरोप में 1815 में बनने वाली हर तरह की सरकारें समाप्त हो जाएं। समझिएगा आप, इनका क्या मानना था? इनका मानना ये हो गया था कि केवल स्वस्थ और शिक्षित अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद। क्या कहना था इनका? इनका कहना ये था बेसिकली कि लिबरल और उदारवादी एक ही हो जाता है आपका, यानी बेसिकली लिबरल और रेडिकल। इनके पास अपनी अपनी संपत्ति थी, लेकिन ये चाहते थे कि जो संपत्ति है या जो औद्योगिकरण है उसका बेनिफिट मजदूरों को भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी एकदम विशाल हो जाए, मजदूर आज भी 400 रुपये में काम कर रहा है, कल भी करेगा, आज से 20 साल बाद भी 400 रुपये में करेगा। तो ऐसी स्थिति को वो अवॉइड करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि केवल स्वस्थ और शिक्षित लोग क्या होगा, केवल स्वस्थ और शिक्षित लोग ही अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं। जो लोग शिक्षित नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, वो किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, उतना बेनिफिट वो नहीं दे पाएंगे। है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि वो बेनिफिट ही नहीं दे सकते हैं। क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेनिफिट नहीं दिया भाई, मान लेते हैं, समझ जाते हैं स्थिति को। अब इन्हीं ग्रुप्स में से, लिबरल्स और रेडिकल्स में से एक ग्रुप बड़ा ही अनोखा था। मैंने इसको अलग उससे करा है और यहां हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये जो ग्रुप था हमारा, इस ग्रुप ने और क्या करा था, इनका कहना था कि इनकी इच्छा थी बेसिकली कुछ की इच्छा क्या थी? कुछ की इच्छा थी कि 1815 में बनने वाली हर सरकार, यानी बेसिकली कह रहे थे कि सरकार ही ना हो। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ही ना आए, लेकिन क्या ये मांग ठीक थी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम राजनीति को भी देखें तो एक सरकार का कार्य होता है अपने देश की, अपने प्रांत की, अपने राज्य की, अपने जिले की, अपने गांव की, जो भी है, जो भी लेवल की वो सरकार है उसकी सुरक्षा करे, वहाँ पर कायदे कानून नियम लागू करे, क्योंकि बिना नियम के कंट्रोल करना या किसी भी बड़े सिस्टम को चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाता है। तो कुछ की इच्छा थी कि 1815 में बनने वाली हर सरकार समाप्त हो जाए, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की अप्रोच गलत हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करा जाता है, पूरा की पूरा सिस्टम नहीं हटाया जाता। ठीक है ना? कोई भी देश आज तक, या बेसिकली अगर हम बात करें जब भी रिसेंट टाइम्स की, तो कहीं भी सरकार, चाहे वो तानाशाही हो, राजशाही हो, वहाँ पे लोकतंत्र हो, वहाँ पर कुछ भी हो,
हर स्थिति में वहाँ पर कोई ना कोई बॉडी ऐसी रही है जिसके पास सैन्य शक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका प्रशासन, ये सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। तभी वो जो प्रांत है, वो देश है या कोई भी पूरा वो प्रदेश है, वो ग्रो कर पाता है, विकास कर पाता है। अदरवाइज आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है कि नहीं है। ठीक, हाँ, अब जरा देखेंगे, समझेंगे इसको दोबारा। यूरोप में समाजवाद का आगमन, कि यूरोप में समाजवाद आया कैसे। यूरोप में समाजवाद कैसे, किधर से आ गया भाई, उड़ के आ गया क्या कहीं से, कि क्या सीन है पूरा, कोई समझाओ हमें, है ना, कैसे आया, क्यों आया, सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो समाजवाद जो है एक क्रांतिकारी आइडिया था जिसमें निजी संपत्ति को समाप्त करने और वर्ग विहीन समाज की बात करी गई। क्या है, एक क्रांतिकारी आइडिया। और इस क्रांतिकारी आइडिया में क्या बात करी गई, इस क्रांतिकारी आइडिया में ये बोला गया कि निजी संपत्ति का एंड हो, साथ ही साथ एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना। ध्यान रखना, कल्पना करी गई है। वर्गविहीन समाज एकदम इस्टेब्लिश नहीं करा गया, ऐसा नहीं है कि लागू कर दिया गया हो कि भैया आप वर्गविहीन समाज है, वर्ग के आधार पर ऐसा कुछ भी देखने को अब यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ हुनर, कौशल, इन चीज़ों पर टिकेगा, ऐसा नहीं था, सिर्फ कल्पना करी गई थी अभी। हाँ, निजी संपत्ति को एंड करने की बात करी गई यहाँ पर, कि निजी संपत्ति एंड हो जाए और एक वर्गविहीन समाज की कल्पना करी। हुआ भी ये भी नहीं है, समझिएगा, हुआ नहीं है, ये एक आइडिया है, आइडिया है, इसी वजह से इसको समझना है ध्यान से। ठीक है, अच्छा, अब समाजवादियों को लगता क्या था, समाजवादियों जो हैं, समाजवादी जो हैं, उनको लगता था कि निजी संपत्ति ही समाज की सभी समस्याओं का जड़ है। उनका मानना था कि पूंजीपति केवल अपने मुनाफे के बारे में सोचता है और उसे मजदूरों के कल्याण की कोई चिंता नहीं। समाजवादी, हमने जब उदारवादी के बारे में जाना, इस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जब हमने उदारवादी के बारे में जाना तो वहाँ पर उस समय पर हमने एक स्थिति देखी, और उस स्थिति में हमने क्या देखा कि उदारवादी लोग बड़े उदारता से भरे हैं, सारे काम उन्होंने बढ़िया करे, सिवाय एक काम के जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हम नहीं देंगे। जब रेडिकल आए तो रेडिकल ने क्या करा, रेडिकल्स ने बात करी, रेडिकल ने भी कुछ इसी तरीके की बात कर दी। क्या बात करी, इसी तरीके की बात कर दी रेडिकल ने भी। तो एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना करी गई है और निजी संपत्ति को एंड करने की बात करी गई है। और जब तक ये आइडिया है, विच मीन्स कि एक अनुमान है, एक अंदेशा है, एक आइडिया है ना, कि अगर हम ऐसा करना चाहिए, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा आइडिया मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, ये दो चीज़ें आ गई है ना। जैसे हम कई बार करते हैं, बता भाई दोस्त यारी में, बताओ यार ज़रा, अगर घूमने का प्लान बनाया जाए तो कहाँ घूमना बेहतर रहेगा, अपने अपने विचार दो, आइडिया दो अपने अपने। एक बोलेगा अरे भाई स्विट्ज़रलैंड चलते हैं, एक बोलेगा अरे स्विट्ज़रलैंड क्या जाना, कश्मीर चले जाते हैं, एक बोलेगा कन्याकुमारी चले जाते हैं, कोई कहेगा अरे भाई गोवा चलते हैं, है ना, गोवा चलते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं एक तरीके से। ठीक, तो यहाँ से हम देख चुके हैं निजी संपत्ति का एंड करने की बात करी गई है और एक वर्ग विहीन समाज की बात करी गई है। तो जो आइडिया मैंने आपको दिया कि यहाँ चलते हैं, गोवा चलते हैं, कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड, अलग अलग, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके के आइडिया ही तो हैं भाई। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से बात करी गई है ना, आइडिया ही तो है। कौन सा भाई वो चले गए हैं अभी, है ना, सिर्फ आइडिया है अभी, इसकी तरफ बढ़ना है, इनको बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। ठीक, अच्छा, इनका मानना क्या था समाजवादियों का, अगर यहाँ से हम इस चीज़ को कुछ जोड़ें
इस तरीके से जोड़ते हैं। समाजवादी, है ना। अब समाजवादियों को क्या लगता था? निजी संपत्ति समाज की सभी समस्याओं की जड़ है। है ना। और साथ ही साथ क्या है कि एक और चीज इनका मानना था कि पूंजीपति मुनाफा कमाना, मजदूरों की कोई परवाह नहीं। कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हमारा कि इनको कोई लेना देना नहीं है। पूरी की पूरी कहानी मैं आपको स्टोरी की तरह भी समझाऊंगा ताकि एक रिवीजन भी आपका हो सके हमारी इसी क्लास में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक बार, फिर हम एक बार इसको समराइज करेंगे पूरे को। अब कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी के सिद्धांत पर भरोसा था। यानी कि एक सिद्धांत था कोऑपरेटिव, या इसको आप बोल सकते हैं सहकारी। अब सहकारी होता क्या है? सहकारी बेसिकली सहकारी में दो अलग अलग संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि निजी और सरकार से बेसिकली एक साथ आकर काम करते हैं। कुछ को लगता था कि आम आदमी से बड़े स्तर पर कोऑपरेटिव बनाना असंभव है, इसलिए सरकार से इसके लिए मदद मिलनी चाहिए। कुछ का कहना क्या था कि यार सहकारी को अगर हम कह दें केवल आम आदमी कर लेगा सारा, तो वो पॉसिबल नहीं है, सरकार की ज़रूरत हमको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर एक नाम हमारा निकल कर आता है भाई, कार्ल मार्क्स। का मानना था कि मजदूरों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जमीन और फैक्ट्री की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। मार्क्स को लगता था कि पूंजीवाद की समस्याओं से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है। फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, ने भी समाजवाद के सिद्धांत में अपने आइडिया दिए। तो बेसिकली अगर हम इस पॉइंट को हटा भी दें अभी, तो केवल मैं ऊपर की बात करूं तो यहां पे कार्ल मार्क्स की बात आती है। अब सुनिए कार्ल मार्क्स का, इनका मानना क्या था कि आप एक सोसाइटी बनाइए। क्या करिए? सोसाइटी बनाओ और सारी कमान अपने हाथ में, सारी कमान, ये सारी ताकत अपने हाथ में। कहने से क्या मतलब है? आप लोगों ने कई पुरानी मूवीज देखी होंगी, नाम मैं अभी मूवीज का नहीं लेना चाहता, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, बट पुरानी मूवीज में ना बड़ा इस तरह से बड़ा दिखाया जाता था कि यार कोई क्या कहते हैं, बड़ा अमीर आदमी है ना। अमीर आदमी होने के साथ साथ भैया उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसकी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, और क्या हो जाता है भाई, जो काम से परेशान होकर, काम के घंटों, कम वेतन, इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं सारे वर्कर्स, सारे के सारे। अब ऐसी स्थिति में उनमें कई बार हम देखते हैं और हीरो आता है और सबको लीड कर रहा होता है कि भाइयों हम नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे हम जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते। अब बेसिकली वो स्थिति है क्या? वो स्थिति यही है जो कार्ल मार्क्स ने कही। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, आप पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। पूंजीवाद यानी कि जहाँ पर केवल और केवल मुनाफा कमाना ही उद्देश्य होता है और जो पैसा है वो एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही बना रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका वितरण बराबर में हो, नहीं भाई, वितरण क्यों बराबर होगा? एक मजदूर पूरे दिन काम करेगा, उसको मिलेंगे 500 रुपये, और वही
मजदूर, बाकी के सारे मजदूर जितना काम करेंगे उतना प्रॉफिट देंगे, तो जो प्रॉफिट मालिक को होगा, फैक्ट्री के मालिक को होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने से सिंपल चीज़ यही है कि पूंजीवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। कार्ल मार्क्स ने एक आइडिया ये दे दिया कि यार आप एक काम करो, आप सोसाइटी बना लो और अपना एक बढ़िया सा मजबूत सिस्टम कर लो, और सीधे जो फैक्ट्रियाँ हो गई या कुछ भी आप कह लीजिए, उद्योग हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, कुछ भी हो गई, आप उन पे अपना कंट्रोल बना लो। मेजॉरिटी आपके पास है, कर दो भाई स्ट्राइक, ले लो, सीट ले लो अंदर बोर्ड मेंबरशिप में। जब आपके कोई सीट आपकी अंदर होगी, कोई व्यक्ति आप में से जो कोई व्यक्ति है वो अंदर रहता होगा इन सभी के साथ, तो चांसेस क्या हैं? चांसेस ज़्यादा हैं। किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं? कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अब अपने बात को रख सकते हो, अपनी बातें मनवा सकते हो। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? ठीक। अब एक बार ना इसको कहानी की तरह समझने का दोबारा प्रयास करते हैं। हमने औद्योगिक समाज के बारे में जाना, या एक काम करते हैं, औद्योगिक समाज, हाँ चलिए यहीं से ही देख लेते हैं। अब औद्योगिक समाज में हमने ये देखा यार, औद्योगिक समाज यानी कि जहाँ पे उद्योगों का बड़ा महत्व दिखा रहा है, और उद्योगों का महत्व है तो औद्योगिकरण शब्द आप याद कर लीजिए। अब औद्योगिकरण जो है उसमें इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, उद्योग, इन सभी की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करा जा रहा था, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा विकास करें, देश को फ़ायदा हो उनके। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या? औद्योगिकरण का एक गहरा प्रभाव ये पड़ गया कि अधिकांश लोग उद्योगों में, कारखानों में काम करने के लिए रेडी हो गए। और दूसरी चीज़ ये थी, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी कि कम बेरोज़गारी होने के कारण आपको मजदूर जो हैं वो कम वेतन पर काम ज़्यादा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उससे क्या कारण निकल कर आता है कि भैया बेरोज़गारी जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी जो है वो एक इतनी बड़ी समस्या है कि उसने, जिनके पास रोज़गार है वो अपना गुजारा कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति भी उन्होंने ख़राब कर दी। तो कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। अब क्योंकि हमने समाजवादियों के, औद्योगिकरण, इन सब के बारे में पढ़ा, तो अब हमारा क्या काम आएगा? हमें लिबरल्स और रेडिकल्स को याद रखना है। दोनों ही जो आइडियोलॉजीज थी, इनके अंदर जितने भी लोग आते थे वो अपनी संपत्ति ऑन करते थे, यानी उनके पास अपनी एक अलग संपत्ति होती थी, ठीक है। साथ ही साथ जैसे घर हो गया, फैक्ट्रियाँ हो गई, साथ ही साथ इन्होंने दो मांगे भी करी। एक मांग करी, एक इन्होंने सजेशन दिया, राय दी। एक मांग थी इनकी कि उद्योगिकरण का लाभ मजदूरों को भी मिले, यानी कि जो मजदूर हैं, जो श्रम जो है, लेबर वर्क जो है हमारा, उनको भी क्या हो, उद्योगिकरण का लाभ हो। अरे भाई अगर उद्योग बेनिफिट कमा रहे हैं तो मजदूरों का भी भाई वेतन बढ़ा दो। मजदूर जो भी 500 रुपये में पूरे दिन काम करता है, अगर आपने उसको 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, आप जितना भी आप बढ़ा सकते हो वो बढ़ा कर दिया, तो जाहिर सी बात है भाई वो भी खुश होगा। वो भी कहेगा यार आज से तो मुझे 200 रुपये फालतू मिला करेंगे, 100 रुपये फालतू मिलेंगे, 300 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, डिपेंड करता है कि कितना जो वो इंडस्ट्री है वो कर रही है उस चीज़ के लिए। उसके साथ साथ केवल स्वस्थ और शिक्षित होना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। इनका ऐसा मानना था, इनकी एक ऐसी सोच थी कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो आप एक बेहतर मानव संसाधन नहीं हैं, और अगर आप एक बेहतर मानव संसाधन नहीं हैं तो आप किस प्रकार से सारे के सारे प्रोसेस को एक तरीके से आप लीड कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, कुछ की एक और इच्छा थी इंटरेस्टिंग सी। कहते हैं कि 1815 में बनने वाली हर सरकार या उसके बाद बनने वाली हर सरकार समाप्त कर दी जाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर हमने देखा यूरोप में समाजवाद का आगमन। तो बेसिकली ये चीज दिखाई जा रही है कि यूरोप के अंदर समाजवाद आया कैसे। तो हम ये समझ गए थे कि यार यूरोप में समाजवाद जो शब्द है एक क्रांतिकारी, यानी कि एक क्रांतिकारी आइडिया है। अब क्योंकि एक आइडिया है, एक सोच है केवल अभी, तो आप सोच तो कुछ भी सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार निजी संपत्ति का अंत हो, और कमाल की बात तो ये थी कि जो सबसे ज़्यादा निजी संपत्ति तो थी वो हमारे रेडिकल और लिबरल्स के पास ही थी। अब निजी संपत्ति का अंत हो और साथ ही साथ एक एक वर्ग विहीन समाज की इन्होंने कल्पना करी कि यार वर्ग के आधार पे मत बांटो,
लोगों का काम बढ़ जाता है। हो सकता है कोई इंसान किसी और काम में बढ़िया हो, लेकिन वर्ग की वजह से, इस क्या कहते हैं, प्रेशर की वजह से, दबाव के कारण क्या है भैया, चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। फिर आते हैं हम समाजवादी के ऊपर। भैया समाजवादी क्या है? निजी संपत्ति जड़ सभी समस्याओं की, यानी कि जो निजी संपत्ति है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो लोग ओन करते हैं, फिर चाहे वो रेडिकल हो या कोई भी हो, ठीक है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ओन करते हैं, निजी संपत्ति जो ओन करते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये खुद निजी संपत्ति ही है। पूंजीपति मुनाफा कमाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है और मजदूरों की कोई परवाह इनको नहीं होती है, यानी इनको कोई लेना देना नहीं है भाई इन चीज़ों से। उसके बाद सहकारी कमेटियों की बात करी गई। सहकारी यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें सरकार और निजी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों का ही बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार सामने आ जाता है। जैसे सरकार हो गई, निजी हो गई। सरकार क्या है भाई, एक साथ अगर ये आ रहे हैं तो विच मीन्स क्या हो जाएगा, सहकारी हो जाएगा। अब आपने सहायता ले ली, सहकारी से आप सहायता शब्द को याद कर लीजिए। फिर आता है भाई यहाँ पे कार्ल मार्क्स। तो भाई क्या है, कार्ल मार्क्स का आइडिया ये था, यार एक काम करो, पूंजीवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तुम लोग एक सोसाइटी बना लो, ठीक है, और सारी कमान जो है वो अपने हाथों में ले लो, यानी कि अब आप किसी के भरोसे मत बैठिए। अगर आपको लगता है कि यार आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उस समय, उसको अपनाएं ज़रूर, भागे ना उससे दूर। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, चलिए। तो बड़ा मैंने आप लोगों को करीब करीब 2 बार ये पूरा की पूरा मैंने आपको रिपीट करवा दिया है, एंड आई होप आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच बच्चों।